इस थीम को हम साकार बनाएंगे। उससे पहले आज सीडीपी की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी एनसीईआरटी स्टेज सीरीज के माध्यम से प्लस साइकोलॉजी के जो टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, एज इट इज वही भाषा वही चीजें मैं बता दूंगा इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से। बाकी प्रश्न आपने अपनी एजुकेशन ऐप पे ये टेस्ट दे लिया होगा वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से। बाकी प्रश्न आपने अपनी एजुकेशन ऐप पे ये टेस्ट दे लिया होगा, आपका कैसा रहा है उससे अनुमान लगाइएगा कि आपने सीडीपी बाल विकास को कैसे तैयार किया है। बाल विकास के 2 टेस्ट होंगे, अगला जो टेस्ट होगा वो आनुवंशिकता वातावरण, जहां से डेफिनेटली प्रश्न आता है, और एक बिंदु और मैंने जोड़ रखा है, टाइम टेबल पूरा टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है। थीम देखिएगा, आज की थीम देख के आपको डर लग सकता है, बट लाइफ में डरना नहीं चाहिए, हमें जिंदगी में हमेशा सीखना चाहिए। ये जो पिक्चर ली गई है वो किसी जंगल से ली गई है और एक रियल पिक्चर है। एक व्यक्ति आपकी तरह था जो किसी सीन को शूट करने के लिए गया, लेकिन वो सीन को शूट करने के लिए इंतजार करता रहा कि कब वो स्थिति आएगी, तब जाके मैं फोटो क्लिक करूंगा, तब जाके मैं फोटो क्लिक करूंगा, और तब जाके मैं फोटो क्लिक करूंगा। लेकिन उस इंतजार में हुआ ये कि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। कैमरा एज इट इज वही है, लेकिन इंसान वह नहीं रहा, केवल हड्डियां आपको दिखाई दे रही हैं। सिंपल सी बात है। इस थीम से आज से आप ये सीखिएगा कि लाइफ में कभी सही अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिए, अवसरों को रचित कीजिए, अवसरों का सर्जन कीजिए कि सर 2026 मेरे लिए बहुत बेटर होगा। नहीं, 2025 में आज से, अभी से स्टार्ट हो जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सही अवसर की प्रतीक्षा में कहीं आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आ जाए, तो हमेशा जहां हो वहीं से स्टार्ट कर दो, ना कि ऐसा होगा तब जाके मैं करूंगा। तो देखिएगा आज के जो प्रश्न है टेस्ट में आप लोगों ने दिए होंगे, देखिएगा, नहीं दिए हो बच्चे यहां देख लीजिएगा। पहला प्रश्न, हर एक प्रश्न रिट और सीटेट के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने बनाया है। पीवाईक्यू कंप्लीट आ जाएंगे इन प्रश्नों में, आपको अलग से पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझा दूंगा। प्लस एनसीईआरटी का जो मानव विकास है वो पूरा आ गया इसमें, एनसीईआरटी 11वीं क्लास की किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पहला प्रश्न, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहली चीज याद रखना, लॉरेंस कोहलरबर्ग का सिद्धांत क्या है। इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था 1969 में, ठीक है। पहला नैतिक विकास सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, दूसरा इन्होंने दिया था। और नैतिक विकास के इनके ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं। इन्होंने टोटल जो है वो 6 अवस्थाएं बताई थी और 3 जो है वो स्तर बताए थे। 72 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था, और जो प्रयोग किया था वो साक्षात्कार विधि से किया था। किस विधि से किया था? साक्षात्कार विधि से बताया था। और 10 से 16 वर्ष को इन्होंने नैतिक तर्कना का वर्ष कहा था, लॉजिकल रीजनिंग का वर्ष कहा था। ये तो इनके बेसिक प्रश्न है जो सामान्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। जो मैं व्याख्या करूं वो पूरी की पूरी दिमाग में आपके घुस जानी चाहिए। पहला बिंदु है, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रोग्रेस के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। 100% ये नैतिक विकास की 6 सटीक अवस्थाएं बताता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, मतलब आपका पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या होगा, परंपरागत में क्या होगा और उत्तर परंपरागत में क्या होगा। सिक्वेंसली बताता है, प्रोग्रेसिवली बताता है कि लास्ट में जाके बच्चे में सार्वभौमिक नैतिक न्याय आ जाएगी, जहां वो तार्किकता के आधार पर डिसीजन लेगा। इसलिए ये बिंदु गलत है, ये प्रगतिशील रूप से बताता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, गलत बात है। मैंने क्या कहा, इसमें साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया। कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया, इसलिए गलत है। ये सब आपके रेट और सीटेट में आए हुए प्रश्नों को मिला के बनाया गया ताकि पूरा रिवीजन हो जाए आपका। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, एकदम सही है। यह बच्चों के सामने पेश करता है कि एक व्यक्ति है हिंज नामक, उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और वो मेडिकल वाले के पास जाता है और वो कहता है कि साहब मेरे पास $1000 है, दवाई जो है कैंसर की $200 की, लेकिन वो अगला जो कीमत ले रहा है वो $2000 ले रहा है, लेकिन हिंज जो है उस दवाई खरीद नहीं सकता, इतने पैसे नहीं है, वो दवाई देने वाला मना कर देता है। ऐसे प्रश्न बच्चे के सामने रखे जाते हैं कि हिंज ने उसके बाद उस दवाई को चुरा लिया, क्या हिंज सही था कि गलत था, यानी उसके सामने दुविधा, डिलीमा प्रस्तुत की जाती है। तो ये एकदम सही बात है, ये पूरा सिद्धांत है इसमें। यह नैतिक तर्क पे संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, गलत बात है। ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि ये जेंडर और सांस्कृतिक प्रभाव को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। गेरोल गिल्लीगन जो इसकी शिष्या थी, जिसने 1982 में सिद्धांत दिया, उसमें आलोचना की कि लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये लिंग की बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, महिलाओं की देखभाल, महिलाओं की अपेक्षा उपेक्षा कर रहा है। तो ये चारों में से जो सही है वो कौन सा प्रश्न है? नंबर 3। तो आपने कौन सा आंसर किया है वो देखना होगा कि तीसरा आंसर सही है। इसका मतलब आपने कोहलरबर्ग आपको समझ में आ गया, इतना गजब का प्रश्न है, यदि ये सब चीजें आप जानते हैं इसका मतलब आपने रियल में कोहलरबर्ग को पढ़ा, और यदि नहीं जानते इसका मतलब कोहलरबर्ग आपका कमजोर। सेकंड प्रश्न पे आ जाइए, पूरा ध्यान केवल इन प्रश्नों पे लगाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। दूसरा प्रश्न, पूरा एनसीईआरटी में इस सिद्धांत से प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लगभग 2 पेजेस पे डाल रखे हैं। वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम, कालक्रम, जिसको घटक मंडल भी आप बोल सकते हैं, समय मंडल भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए प्रश्न किससे रिलेवेट है, ये पारिस्थितिक परक, इकोलॉजिकल मॉडल से संबंधित है। पारिस्थितिक परक सिद्धांत सर किसने दिया है? दिमाग में आना चाहिए इकोलॉजिकल मॉडल ब्रॉन फेन बेनर ने दिया है। किसने दिया है? ब्रॉन फेन बेनर द्वारा। साथ साथ में नोट्स बनते जा रहे हैं आपके, ठीक है। ब्रॉन फेन बेनर कहते हैं कि बच्चे के सामाजिक विकास में उसके परिवेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिवेश के उसने 5 मंडल बताए, और पहला मंडल जो बताया उसने कौन सा बताया है? माइक्रोसिस्टम। समझ में आना चाहिए माइक्रोसिस्टम क्या होता है। माइक्रोसिस्टम है मैं मतलब मेरे आसपास कौन कौन, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी साथी हैं और मेरे पड़ोसी, ये सब आता है माइक्रो सिस्टम। आप अपने ऊपर लेके देखना कि मेरे आसपास कौन कौन लोग रहते हैं, वो सब माइक्रो सिस्टम होता है जो आपके व्यक्तित्व को, आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। मेसो सिस्टम क्या होता है? माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत जितनी चीजें हैं, जैसे कि परिवार है, विद्यालय है, दोस्त है, समूह है, इनके बीच रिलेशनशिप कैसे है, आपके पापा और स्कूल के बीच रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है। तो इनके जो अंतर संबंध को व्यक्त करता है वो मेसो सिस्टम होता है। एक्सो सिस्टम क्या होता है? बाह्य मंडल, जिसमें आप खुद शामिल नहीं हो लेकिन आपके मम्मी पापा शामिल हैं। मम्मी पापा कहां नौकरी करते हैं? आपके गांव के चिकित्सालय है, आपका गांव का धार्मिक संस्थान है, सरकार की नीतियां हैं, मनोरंजन के साधन है,
ठीक है, ये सब जो आएंगे वो किस में आएंगे, एक्सोसिस्टम में आएंगे। और घटक मंडल, कालक्रम घटक मंडल जो होता है वो होता है जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, स्पेशली आपके जीवन की घटनाएं, जैसे मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, उनमें डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, आपके परिवार पे कोई आर्थिक मंदी आ गई, तो ये जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब किस में आती हैं, कालक्रम में। पूरा ब्रॉनफेन बैनर 2 मिनट में तैयार हो गया आपका, ब्रॉनफेन बैनर ने क्या बताया। और एक होता है मैक्रो सिस्टम, जिसके अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं सब आते हैं। तो ये 5 मंडल हैं, 100% प्रश्न आना चाहिए, इसको अच्छे से देख के जाइएगा। यहां जो प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्ति किसमें रहता है, तो व्यक्ति किसमें रहेगा, माइक्रो सिस्टम में, सूक्ष्म प्रणाली में। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न मत देखना आप, ये देखना कि प्रश्नों का लेवल प्लस ऐसे नॉर्मल प्रश्न बनाऊंगा तो मैं कभी पेश कर लूंगा। आपका पीवाईक्यू तैयार हो रहा है, साइकोलॉजी एनसीईआरटी तैयार हो रही है, पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली टॉपिक तैयार हो रहा है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। बाल विकास सीडीपी का रेट में, सीटेट में आप मतलब सेकंड ग्रेड फर्स्ट वाले, मैं तो कहता हूं ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट वाला बच्चे हैं उनको भी ये पूरे टेस्ट देखने चाहिए, बहुत उपयोगी है उनके लिए भी। सेम चीजें हैं, टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। विकास के नियम, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय नहीं होते हैं, सही है क्या। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सब जानते हैं, आप जितने बच्चे इस समय देख रहे हैं सब एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी बच्चा समान नहीं हो सकता। एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते, उनमें भी कोई अंतर पाया जाता है, तो सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, एकदम सही। जनरल टू स्पेसिफिक बहुत बारे प्रश्न आता है, समझिएगा जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है। आप कभी देखना, छोटा सा बच्चा होता है, वो शुरुआत में जब कोई क्रिया करेगा ना, वो सामान्य क्रिया करेगा। आप उसकी तरफ कोई भी चीज लेके जाओगे, जैसे पेन लेके जाओगे तो वो करेगा मुंह हिलाएगा, ठीक है, फिर वो आंखें हिलाएगा, फिर वो सिर हिलाएगा, फिर वो पैर हिलाएगा। मतलब उसे ये नहीं पता कि इस पेन को पकड़ने के लिए मुझे अंगुली हिलानी चाहिए, उस पेन को पकड़ने के लिए सब क्रियाएं करेगा, वो है सामान्य क्रिया। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, 4 साल का, 3 साल का हुआ, उसे पता है कि पेन मतलब लिखने में काम आएगा, तो वो केवल हाथ करेगा कि मैं हाथ, ये होता है विशिष्ट क्रिया। शुरुआत में टाबर सबने पापा बोले, एक वर्ड सीख ले पापा, बाबू आयु पापा, दादू आयु पापा, पड़ोसी आगू भी ने पापा, मम्मी समझावा टिंगर आरामी तेरा पापा जाए को कोई और हो कौन सके। धीरे धीरे बिन समझाओ, बिन बताओ बेटा पापा तो एक ही हुए, स्पेशल हुआ वो, अधिक तेरे पापा जी एक हुए। जना बाद में भी टाबर का समझाओ, पापा एक होते हैं, बड़े पापा, छोटा पापा, दादू, चाचू, पड़ोसी अंकल बोले, अलग अलग नाम बोले, तो ये विशिष्ट क्रिया होती है। बच्चे का विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। क्या विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, सही है क्या बात, एकदम सही बात है। हर अवस्था का अपना अपना महत्व है। शेष अवस्था का समान नहीं हो सकता कि आप ये कह दो कि प्रत्येक अवस्था समान है, शेष अवस्था भी एक जैसी, बाल्य अवस्था भी नहीं। शेष अवस्था के अपने महत्व हैं, बाल्य अवस्था के अपने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक नैतिक अलग महत्व हैं, और किशोर अवस्था के तीनों अलग महत्व हैं। तो तीनों अवस्थाओं को आप एक समान नहीं बता सकते, इसलिए ये बिंदु भी क्या है, सही। ये रेट में आपके आया हुआ प्रश्न है, ये रेट में आपके प्रश्न आया हुआ है, ये आपके रेट में आया हुआ प्रश्न लास्ट वाले में, विकास ये रेट में आया हुआ प्रश्न है। पूरा बस भाषा चेंज की मैंने, प्रीडिकेशन नहीं होता है, प्रीडिकेशन होता है विकास का, ये गलत है कथन। प्रीडिकेशन असत्य नहीं पूछ रहा है, प्रीडिकेशन किया जा सकता है। मैं आपके लक्षण देख के बता दूंगा कि आप इस अवस्था में लक्षण प्रकट, ये नहीं बता सकता कि तुम आईएएस बनोगे, आरएस बनोगे। प्रारूप का पूर्ण का मतलब होता है शेष अवस्था में बच्चा ये विशेषताएं प्रकट करेगा, बाल्य अवस्था में ये विशेषताएं प्रकट करेगा, किशोर अवस्था में विशेषताएं प्रकट करेगा, पूर्व बाल्य अवस्था में विशेषता प्रकट करेगा। किस अवस्था में आप कौन से लक्षण प्रकट करोगे, इसको बोलते हैं प्रीडिकेशन, पूर्वानुमेय। तो पूर्वानुमेय किया जा सकता है, इस होता है, इसमें नहीं लिख रखा मतलब ये गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताएं सही है, सामान्य से सही है, और प्रत्येक अवस्था महत्वपूर्ण समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ये एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। याद रखना, इस समझ की प्रवृत्ति डेवलप करो। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है, जितना इमेजिनेशन करोगे, जितना अपने से जोड़ के आंसर दोगे, उतना ही सही होगा। और रीट और सीटेट में तो है साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट, और पेपर का लेवल इतना अच्छा आता है कि अब ये सब प्रश्न आए हुए हैं, आप इससे अनुमान लगा लेना कि क्या आपकी स्थिति क्या है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। आपका पीवाईक्यू बेस प्रश्न है, ये आपके रेट में आया हुआ है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, बाल विकास से रिलेवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। अल्बर्ट बांडूरा, इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, अब्राहिम मेस्लो और लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। जीन पियाजे ने दिया है, कोई डाउट ही नहीं है, संज्ञानात्मक विकास। लेव वाइगोत्स्की ने भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि बाल विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत, तो ये भी लेव वाइगोत्स्की, और ये दोनों अधिगम से जुड़े हुए हैं, विकास से भी जुड़े हुए हैं। कंफ्यूजन होता है बांडूरा और अब्राहिम मेस्लो। देखो अल्बर्ट बांडूरा का मैंने नैतिक विकास में पढ़ा रखा, नैतिक विकास में भी इसने सिद्धांत दिया, और सामाजिक विकास में इसने प्रेक्षण को इंपॉर्टेंट माना है। तो ये दोनों से जुड़ा हुआ है, नैतिक विकास और सामाजिक विकास से कौन, अल्बर्ट बांडूरा, इसलिए ये भी सही है। बात आती है अब्राहिम मेस्लो। अब्राहिम मेस्लो का कहीं विकास से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं है, मोटिवेशन में इसने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया है, जिसमें उसने प्रेरक का वर्गीकरण किया है। तो अब्राहिम मेस्लो जो रिलेवेंट है वो किससे है, मोटिवेशन से है। तो ये आंसर जो है आपका गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बाल विकास से रिलेवेंट नहीं है, बाकी सब ये बाल विकास के जुड़े हुए व्यक्ति हैं। डन। 5 नंबर का प्रश्न कौन सा नहीं है, समेकित नहीं है। देखिएगा ऐसा प्रश्न आए हुए हैं। सावेंगिक विकास, ब्रिजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिजेज को पढ़ के जाइएगा। ब्रिजेज 1932 में संवेगात्मक विकास सिद्धांत दिया था, और ये कहता है कि बच्चा जन्म के समय बच्चे में संवेग उत्पन्न नहीं होते हैं, केवल उसमें उत्तेजना होती है। कब कहा था इसने, 1932 में। स्टेमिना होती है, लेकिन 2 साल तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अभी जो ग्रेड फेस्ट के पेपर हुए थे उसमें ब्रिजेज पे बहुत अंदर के प्रश्न आए हैं कि संवेगों की प्रकृति जो होती है उसमें विस्थापन का गुण पाया जाता है, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, संवेगात्मक अनुक्रिया घटती जाती है, बहुत अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ब्रिजेज को थोड़ा ढंग से पढ़ के जाइएगा। नैतिक विकास पे जीन पियाजे ने पहली बार नैतिक विकास सिद्धांत 1932 में मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड नामक किताब में जीन पियाजे ने दिया था, जो 2 अवस्थाएं बताई थी, प्रायित अवस्था और स्वायत्त अवस्था। प्रायित मतलब 2 से 7 साल का समय जिसमें वो दूसरों पर डिपेंडेबल होता है, उसके बाद होती है स्वायत्त
जो एक प्रकार से 8 साल से स्टेट मानी जाती है, और इसमें इसने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, नैतिक यथार्थता, जिसको नैतिक दबाव भी कहा है, नैतिक सहयोग और नैतिक समानता। पूरे कॉन्सेप्ट मैंने भी बोले हैं, वो सबके सब याद करके जाइएगा। संज्ञानात्मक विकास एरिक्सन गलत बात है। एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था वो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो सामाजिक विकास से रिलेवेंट था वो दिया था। संज्ञानात्मक विकास से रिलेवेंट सिद्धांत बांडुरा, जेरोम ब्रूनर और आपका वाइगोत्स्की, इन तीनों ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास से रिलेवेंट सिद्धांत दिए। भाषा विकास पे नॉम चॉम्स्की रीट में आया हुआ है। नॉम चॉम्स्की में इतना याद रखना, भाषा विकास पे 4-5 लोगों ने काम किया है। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार महत्वपूर्ण है, भाषा से पहले आते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की, जिसमें उनका इनर स्पीच याद रखना पूरा का पूरा, कि वो संज्ञानात्मक विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तीसरा आपका ये नॉम चॉम्स्की, जिसका जनरेटिव ग्रामर सिद्धांत, जिसमें वो कहता है कि प्रत्येक बच्चा जन्म के साथ लेड, भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस साथ पैदा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। और एक और जो मेरे दिमाग से निकल रहा है, भाषाई सापेक्षता सिद्धांत, बेंजामिन वाहरफ, ठीक है ना। तो ये 3-4 लोगों ने भाषा विकास पे काम किया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है? तीसरा ऑप्शन। तो कर दिया होगा आप लोगों ने 6 नंबर पे। एक बालक की ग्रोथ वृद्धि से रिलेवेंट कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पिछली रीट में आपके ऐसा प्रश्न आया था, तो मैंने ऐसा प्रश्न बनाया है कि आज तक जितने भी रीट पे ग्रोथ से रिलेवेंट प्रश्न आ गए वो सब एक में जोड़ दिए मैंने। ग्रोथ पे 4 प्रश्न आए रीट पे, तो उन चारों को मिला के एक प्रश्न बना दिया ताकि आपके समझ में आ जाए कि ग्रोथ से रिलेवेंट। ग्रोथ अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आप माप सकते हैं, एकदम सही है। विकास मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों होता है। कार्यात्मक परिवर्तन, क्या फंक्शनल चेंज ग्रोथ में शामिल है? यस या नो? देखो, कार्यात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो ग्रोथ में शामिल नहीं होते हैं। कार्यात्मक परिवर्तन का संबंध जो होता है वो किससे होता है? विकास से होता है। ग्रोथ का जो संबंध होता है वो होता है संरचनात्मक परिवर्तन से। कौन से परिवर्तन से? संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल जो चेंज होंगे, याद रखना, वो संरचनात्मक स्ट्रक्चर संबंधी परिवर्तन होते हैं, वो ग्रोथ से रिलेवेंट होते हैं। कार्यात्मक परिवर्तन हमेशा किससे रिलेवेंट होते हैं? विकास से। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों को समझ जाइएगा। पोषण, निद्रा और स्वास्थ्य से प्रभावित होती है। पिछली रीट में प्रश्न आया था जिसमें 4 ऑप्शन थे, पोषण था, ठीक है, प्रभावित करेगा। यदि पोषण संतुलित मात्रा में ले रहे हो तो आपको आपका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगी। नींद यदि पर्याप्त मात्रा में 6 घंटे 7 घंटे आप सो रहे हो तो आपकी ग्रोथ जो है उसको सुव्यवस्थित तरीके से चलेगी। फिजिकल आपका कैसा, उससे भी ग्रोथ प्रभावित होती है। उसमें चौथा ऑप्शन था अधिवास। अधिवास यानी आवास, यद्यपि ये प्रभावित करता है बट ये डायरेक्ट प्रभावित नहीं करता अधिवास, इसलिए ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। तो ये तीनों कारक आपकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। रचनात्मक परिवर्तन, यहां कंफ्यूज हो सकता है कि सर रचनात्मक परिवर्तन कैसे हुआ ग्रोथ में? देखो, रचनात्मक का मतलब यहां होता है बढ़ना, और बढ़ने का मतलब है ग्रोथ हमेशा बढ़ती है, ग्रोथ में हमेशा बढ़ोतरी होती है। यदि यहां विनाशात्मक परिवर्तन शामिल होता तो शामिल ये नहीं होता। रचनात्मक परिवर्तन केवल ग्रोथ में शामिल है, और विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों परिवर्तन जो होते हैं वो किसमें शामिल होते हैं? विकास में। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव चेंज जो है वो ग्रोथ से रिलेवेंट है, संरचनात्मक चेंज रिलेवेंट है, बट कार्यात्मक परिवर्तन जो है वो किससे रिलेवेंट होते हैं? विकास से। ये पूरे ग्रोथ के जितने भी प्रश्न आ गए ना वो सब हो गए आपके इसमें। 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा, कौन से कथन असत्य हैं इनमें से? अंतः प्रज्ञात्मक विचार की अवस्था शेषावस्था है। शेषावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में संवर्धी मंद हो जाती है। आया हुआ प्रश्न है भी, 3-4 बार सीटेट में आ गया, रेट में आ गया। शेषावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था, देखो 0 से 2 वर्ष में आपकी विकास की दर सबसे तेज होती है। मेरिडथ और टेनर ने एक सिद्धांत दिया था फिजिकल डेवलपमेंट का, 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज होती है। फिर 2 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य एकदम धीमी हो जाती है, फिर ठीक है ना, पूर्व बाल्यावस्था से लेके और बाल्यावस्था तक, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था में सबसे धीमी होती है 6 से 12 वर्ष में। फिर जो है आपके 12 से 16 वर्ष में फिर तेज होती है, फिर 16 वर्ष के बाद फिर धीमी हो जाती है। तो एकदम सही है, शेष अवस्था में तेज होती है और पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 5-6 वर्ष में धीमी हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 या 6। विकास बहुत बहुदिशात्मक है। बहुदिशात्मक मतलब, अरे इसके अलग अलग आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। यह लचीलापन व संशोधन योग्य होता है, एकदम सही है। विकास में संशोधन होता रहता है। आपका हो सकता है पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट कमजोर हुआ बाद में अच्छा हो सकता है, आपका पहले नैतिक विकास कमजोर रहा बाद में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है विकास में। ग्रोथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, संशोधन योग्य नहीं होती, बट विकास जो होता है वो संशोधन योग्य होता है। विकास एक सिक्वेंशियल, अनुक्रमिक मतलब सिक्वेंशियल प्रोसेस है, एक क्रमिक रूप से चलती है, सिर से पैर की ओर चलती है या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, तो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। तो यहाँ कौन सा कथन है सत्य है? आंसर क्या आ रहा है? ए डी डी डी। देखो ये आंसर आएगा। अंत्य प्रज्ञात्मक विचार की जो अवस्था होती है वो होती है 4 से 7 वर्ष, जो जीन पियाजे ने बताई थी, ठीक है। और शेष अवस्था का समय जो माना जाता है वो आप याद रखना 0 से 2 वर्ष माना जाता है। अंत्य प्रज्ञात्मक क्या होता है? सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2000 जो 18 की रीट हुई थी उसमें भी प्रश्न आया था। इंट्यूटिव थॉट, इंट्यूटिव थॉट क्या होता है? बच्चा जब ऐसे प्रश्न पूछता है, आकाश नीला क्यों है, पापा ये चीज ऐसे क्यों होती है, पक्षी उड़ता क्यों है, हम क्यों नहीं उड़ सकते, जब वो हर चीज के प्रश्नों को जानने की कि ये ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं अंत्य प्रज्ञात्मक, और ये 4 से 7 वर्ष में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या है? गलत है। बाकी ये सब के सब क्या है? सही। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन यानी केवल ए गलत है, बाकी सब के सब क्या है? सही है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब ये प्रश्न आपके तैयार हो गए ना, ये जो मैं सीरीज करवाऊंगा ना, और आपने ईमानदारी से पढ़ लेना, आप खुद में फील कर लोगे कि हाँ, मैं रेट साइकोलॉजी लगभग चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया तो। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, क्योंकि सब पूरा एनसीईआरटी आ गया, पूरा पीवाईक्यू आ गया, ठीक है। सब चीजें जब तक रिट के आज तक के प्रश्न है वो सब आ गए। विकास नहीं है, क्या नहीं है विकास? जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में सीक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं। ये एलिजाबेथ हरलॉक का स्टेटमेंट है। हरलॉक का भी ग्रेड सेकंड में भी प्रश्न आया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथ हरलॉक का विकास से जुड़ा हुआ हर स्टेटमेंट पढ़ के जाना है। इनके 3 स्टेटमेंट है। एक तो ये परिपक्वता अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन, ठीक है। एक विकास में होने वाले 4 प्रकार के परिवर्तन, आकार में, अनुपात में, पुराने चिन्ह का लोप होना, नए चिन्हों का उदय होना, और एक विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं विशेषताओं को प्रकट करता है। तो एलिजाबेथ हरलॉक से जुड़े हुए 3 स्टेटमेंट है, तीनों एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो ये बिंदु एकदम सही है। मेच्योरिटी और अनुभव दोनों से जो सीक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं उसको अपन विकास बोलते हैं। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। ये बहुत अच्छी भाषा है, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, यस या नो? देखो, ग्रोथ जो होती है वो अपनी किशोरावस्था तक होगी, उसके बाद नहीं होगी, लेकिन विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो तुम्हारा दिमाग ब्रॉड हो जाएगा, सर ने बहुत बढ़िया चीज बताई, ये तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो अभी भी
आपका विकास हो रहा है। मान लीजिए मेरे से आपने साइकोलॉजी समझ ली, आपका माइंड ब्रॉड हो गया, उससे भी आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी जबकि ग्रोथ तो आपकी नहीं हो रही, ग्रोथ तो आपकी रुक चुकी है। तो बिना प्रत्येक सार्थक वृद्धि के भी क्या है, विकास संभव है। विकास इंटीग्रेटेड रूप से होता है। विकास हमेशा, ग्रोथ जो होती है वो तो एकीकृत नहीं होती, इंटीग्रेटेड नहीं होती। ग्रोथ क्यों चलती है, सीधी चल रही है तो चल रही है, ठीक है, एक दिशा में चलती है। विकास जो होता है ना, वो वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, आपने सबने पढ़ा है। वो एक पक्ष को दूसरे पक्ष से जोड़ते हुए चलता है। यदि आपका शारीरिक विकास कमजोर हुआ तो दूसरा भी कमजोर होता है, शारीरिक विकास अच्छा होता है, दूसरा अपने आप अच्छा होता है। विकास अंतर संबंधित होता है, इंटर रिलेटेड होता है, एकीकृत होता है। तो ये एकदम सही है, एनसीईआरटी के बिंदु में सबके सब। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है, ये डी ऑप्शन जो है आपका गलत है। विकास सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और ऐतिहासिक परिवर्तन सबसे प्रभावित होगा। आपकी संस्कृति होगी तो आपके विकास को कंप्लीटली प्रभावित करेगी। ये पूरा एनसीईआरटी से भी है और ये चारों प्रश्न आए हुए एग्जाम में, तो चारों को मिला के प्रश्न बनाया है। तो यहां कौन सा विकास नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, फोर्थ नंबर। ये बच्चों ने सी कर रखा है, मतलब पढ़ते नहीं हो आप। में भी प्रोवाइड करें प्लीज इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में वैसे टेस्ट में तो मैंने डाले थे इंग्लिश वर्ड, इसमें बड़ी हो जाती है ना, इसलिए नहीं बनवाए मैंने, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ साथ साथ में ना। बाकी टेस्ट जो हमने अवनी एजुकेशन पे टेस्ट लिया होगा आप लोगों ने, उसमें इंग्लिश वर्ड डाले थे और आगे से मैं कंप्लीटली टेस्ट जो अवनी एजुकेशन पे टेस्ट होगा ना, उसमें इंग्लिश और हिंदी, हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है साइकोलॉजी की, वो सब बाईलैंग्वेज आती है। साइकोलॉजी की जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है बाईलैंग्वेज ही करवाता हूँ मैं। बस इसमें की एक सोल्यूशन में थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए, बाकी इंग्लिश वर्ड बोल दूंगा। तो विकास सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, याद रखिएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिएगा, कौन सा शिशु अवस्था की विशेषता है। शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। यदि रीट लेवल फर्स्ट के बच्चे हो तो आपकी ज्यादा चांस है शिशु और बाल्य अवस्था प्रश्न आएगा। लेवल सेकंड के बच्चे हैं तो बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था से रिलेवेंट प्रश्न आएगा। परिकल्पनात्मक निगमन तर्कना, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। परिकल्पनिक निगमन तर्कना मतलब परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, निगमन मतलब डिडक्टिव रीजनिंग। ये किशोर अवस्था की विशेषता होती है जब बच्चा संभावना से वास्तविकता की ओर चलता है। और इसमें पेंडुलम की समस्या पे प्रयोग किया था, ये ग्रेड फर्स्ट में बहुत बार आया हुआ प्रश्न और इस बार सेकंड में भी है, ग्रेड फर्स्ट में भी बहुत बार है। तो ये किशोर अवस्था की विशेषता है, इस अवस्था की है किशोर अवस्था। पहचान का स्पष्ट बोध प्राप्त करना, पहचान आइडेंटिटी का स्पष्ट बोध जो बच्चा प्राप्त करता है वो भी किस अवस्था में करता है, किशोर अवस्था में। किस में करता है, किशोर। ये सब प्रश्न आए हुए। खिलौना आयुष, टॉयज एज जो होती है वो आपकी शेष अवस्था होती है। पहले रेट में आया हुआ है 2014-16 कौन सी थी उसमें, टॉयज एज जो होती है वो शेष अवस्था सही है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो भी किशोर अवस्था की विशेषता। किसकी अवस्था है, किशोर अवस्था। ये अलग से प्रश्न भी आ सकता है, ये दोनों बिंदु याद रखना, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, ये दोनों समझिएगा, थोड़ा समझा देता हूं। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया स्पेशली किशोर अवस्था में लड़कियों में पाई जाने वाली मनोग्रंथि विकार लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में लड़कियां क्या होती हैं, जीरो फिगर, फिगर देखा ना आपने, कई लड़कियां होती हैं दुबली पतली सी होती हैं, मतलब फिगर को मेंटेन करने के चक्कर में खाती नहीं है, पूरे दिन पीती रहती हैं, खाती हैं तो गिन गिन के खाती हैं, भूखी रहती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं। आप देखना दुबली पतली लड़कियों को देख लेना, मतलब ऐसा लगता है परेशान सी है, चिड़चिड़ी सी रहे, कोई किताब में हाथ लगा दे तो कर लग जाए और कुछ कर लग जाए, अजीब सी रहे। बे अपना आपने मेंटेन करने के चक्कर में धीरे धीरे उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। भूखी रहने लग जाती है और भूख आदमी के व्यवहार को विचित्र बनाती है। और एक होती है बुलिमिया, ए जो लड़कियां होने ए के करे खाने में विश्वास रखना लगे काल भरोसों को नहीं। अभी कोरोना गयो है, एक एचएमपीवी वायरस हो रहा है, पता नहीं 30 लोग कल कुण स्वाजा आपने तो मामलो चेप्या करो तो ए लेन ढंग से, ठीक है ना। तो ए एनोरेक्सिया नर्वोसा तो जीरो फिगर वाली ए की, ठीक है ना। और ए बुलिमिया हुआ कि जगह कमर कमर जो है ना कमर बन जाए, भी हिसाब से कई मोटी मोटी दिखे ना, बुलिमिया में लड़कियां में ज्यादा पाए जाएं। दोनों ही किशोर अवस्था की विकार है, प्रॉब्लम ही याद रखना, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, ठीक है। लेकिन बुलिमिया से लड़कियां फिर क्या करती हैं, अपने आप को कमजोर पतला न रखने के लिए फिर वो प्रयास करती हैं। कई लड़कियां योगा करती हैं और कई लड़कियां क्या करती हैं, अंगुलियां दे दे के जो खाया उसको निकाल देती हैं। तो बुलिमिया में पर्जिंग और नॉन पर्जिंग बुलिमिया दो प्रकार हैं, तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट आप इतना याद रखें, एनोरेक्सिया नर्वोसा अपने आप को भूखा रहने का प्रयास है और बुलिमिया में आप ज्यादा खाते हो। ये है, लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कियों में होता है स्पेशली। लड़की नाराज मत हो जाओ, जो मौरी बहुत करो आ लड़का की के करूं तो बताओ, ए पढ़ने तो हाथ को नहीं, पूरे दिन है आ चीज़ा में लगे रहे, लड़कियां थान देखने में लगे रहे, तो आंकी क्या आलोचना करूं, क्या ठेके करूं। घर से बाहर भी वह अपने आत्मनिर्भर व्यवहार को दर्शाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेटेस्ट पैटर्न का प्रश्न है ये, अभी लेटेस्ट पैटर्न का प्रश्न है, ऐसी प्रश्न की भाषा आएगी समझिएगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है। घर से बाहर भी वह अपने आत्मनिर्भर व्यवहार को दर्शाता है जो एक पहल का रूप ले लेती है और उसमें सही और गलत का भाव विकसित होना शुरू हो जाता है। यह एरिक्सन के अनुसार समय है। घर से बाहर आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट जैसा कुछ दिखाने का प्रयास करता है जो एक पहल का रूप ले लेती है, उसमें सही और गलत का भाव भी कि ये चीज सही होती है और ये गलत होती है। कौन सा समय है, उद्यमिता बनाम हीन भावना। ये 6 से 12 वर्ष का समय होता है जहां बच्चे में सामर्थ्य नामक गुण विकसित होता है। कौन सा गुण विकसित होता है, सामर्थ्य, कॉम्पिटेंसी। यहां बच्चा विद्यालय जाएगा और मेहनत हार्ड वर्क करेगा। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये होता है 0 से 2 वर्ष का समय जो होता है। यहां आशा, यदि मम्मी पापा का प्यार मिल गया, विश्वास नहीं तो अविश्वास का भाव पैदा होता है, या आशा नामक मूल्य विकसित होता है। पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, ये जो अवस्था होती है पहल बनाम अपराध में जो होता है वो बच्चा 3 से 5 साल के मध्य होता है। और यहां बच्चा क्या करता है, वो बाहर निकल के थोड़ा सा दिखाता है कि पापा मैं ये चीज कर सकता हूं, ये चीज मैं ऐसे करूंगा, वो नए सिरे से चीजों करने की कोशिश करेगा। यदि उसकी पहल को स्वीकृति मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसमें अपराध बोध ग्रसित हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। ये उसके एक प्रकार से इसको व्यक्त करता है, इच्छा शक्ति को दिखाता है, पहल बनाम अपराध, ठीक है ना। और चौथी आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन डिफ्यूजन, ये किशोर अवस्था से रिलेवेंट है जहां बच्चा अपनी भूमिका को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं और इन 4 अवस्था में जो तीसरी अवस्था वो सही है, जो विशेषता ना वो एजिटीज किसका किस अवस्था है, ऐसी बड़ी भाषा आएगी आपके सामने। ये तो चारों जो 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने बताई हैं, तो 8 तो नहीं पढ़नी आपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में, जो 4 अवस्था है वो पढ़ जाना, रीड के स्टूडेंट हो तो आप, ठीक है। और ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के हो तो आपको 5 अवस्था पढ़ के जानी चाहिए, उनका थोड़ा सा आपको अर्थ पता होना चाहिए। तीसरा, फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, चूसना, निगलना,
चबाना, काटना उसे खुशी देता है और उसकी जीवन ऊर्जा को संतुष्ट करता है। कौन सी अवस्था है? पूरी एनसीईआरटी का जो मानव विकास का चैप्टर आप में, उसमें मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दे रखा है। क्या दे रखा है? मनोलैंगिक। और मनोलैंगिक विकास या फ्राइड पे एक प्रश्न जरूर आता है पूरी रीट में। मनोलैंगिक विकास क्या है? लिबिडो। लिबिडो क्या है? काम प्रवृत्ति। अमूमन फ्राइड एक ऐसा आदमी था जिसने पूरे मनोविज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति लेके आया। हमारे जो धर्मगुरु हैं तो फ्राइड को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फ्राइड गजब का आदमी था। फ्राइड ने कहा चीजों को यार दबाओ मत, ये जो तुम दबाते हो ना चीजों को, यही तुम्हारे व्यक्तित्व में विकृतियां पैदा करती है। और उसने वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल और सच बोला है। यद्यपि फ्राइड को लोगों ने विरोध किया, लेकिन आप मान के चलो कि फ्राइड को तुम स्वीकार कर लेते ना, तो बहुत सारे लोगों के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लग जाता। फ्राइड गजब का आदमी है। इसने लिबिडो के विकास में पूरा सिद्धांत दिया है। काम प्रवृत्ति एक इंपॉर्टेंट शक्ति, और हम सब जानते हैं काम शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन और आपकी रचनात्मकता में। तो उसके ऊपर पूरा सिद्धांत दिया और उसकी 5 अवस्थाएं बताई। और जो ये विशेषता लिख रखी है, चूसना, निगलना, चबाना, काटना, ये जो अवस्था है ये मुख्य अवस्था ओरल स्टेज है, जो 0 से 1 वर्ष का समय होता है। यहाँ बच्चा मुख के माध्यम से काम क्रियाएं करता है। यदि वो ज्यादा कर रहा है तो आक्रामक बनता है, और नहीं करता तो निष्क्रिय बनता है। गुद्दी अवस्था एनल स्टेज होती है 2 से 1 से 3 वर्ष के मध्य। यहाँ वो निष्कासन करता है, मलमूत्र त्याग करता है। यहाँ वो गंदा और अव्यवस्थित रहता है, याद रखना। तीसरा है उत्तर लैंगिक अवस्था, फेलिक स्टेज, ये 4 से 5 वर्ष, जहां उसमें 2 ग्रंथियां ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां डेवलप होती हैं। ऑडिपस लड़कों में मां के प्रति प्रेम, इलेक्ट्रा लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम, और लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव यहीं पैदा होता है। और जनांगी अवस्था, जेनिटल स्टेज, ये होती है जहां बच्चे में समलिंगी और विषमलिंगी प्रेम होता है। काम प्रवृत्ति यहाँ विषमलिंगी प्रेम के माध्यम से व्यक्त होती है। तो पूरे फ्राइड को पढ़ के जाइएगा। उसका जो मनोलैंगिक विकास है उसकी 5 अवस्थाएं। एक होती है अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष, जहां कोई काम क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ जो प्रश्न की भाषा है वो किसमें आ जाएगी? मुख्य अवस्था। पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न आता है आपके रेट में, इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। बाकी मैं कोर्स में और अपनी किताब में तो कंप्लीटली एनसीईआरटी मैंने डाल रखी है। सूक्ष्म पेशी कौशल, आपके भाषा और गामक विकास पे लगभग प्रश्न आता है रेट के अंतर्गत। और गामक विकास के अंतर्गत 3-4 बिंदु पढ़ के जाना है। गामक विकास किधर से किधर चलता है? सिर से पैर, अंदर से बाहर, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म, ये पूरा पढ़ के जाना। गामक विकास का मतलब है शक्ति और गति का विकास। गामक क्रियाओं में ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिविधियां और स्थूल गतिविधियां, इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो सूक्ष्म पेशी कौशल लगभग रीट में यहां से प्रश्न आता है, लगभग, ठीक है। तो सूक्ष्म का मतलब होता है जो अंगुलियों की सहायता से करोगे वो सूक्ष्म होता है, और पूरी मांसपेशियों की सहायता से करते हो वो स्थूल होता है। तो अंगुलियों की सहायता से आप क्या करोगे? चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना। तो पहेलियों को आपस में जोड़ रहे हो, अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है। शर्ट के बटन बंद कर रहे हो, अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है। ब्लॉक बनाना, ऐसे ब्लॉक बना रहे हो, जोड़ रहे हो इनको, इनमें भी क्या कर रहे हो? अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हो। तेज दौड़ना, तेज दौड़ रहे हो, उसमें क्या है? पूरी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। तो मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है मतलब कौन सा है? स्थूल है, याद रखना। तो ये स्थूल है। दौड़ना, भागना, कूदना। लिखना, राइटिंग, तो इसमें अंगुली का प्रयोग कर रहे हो। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जहां अंगुलियों का इस्तेमाल होगा वो क्या है? सूक्ष्म है, और जहां पूरी मांसपेशियों का प्रयोग होगा वो क्या है? स्थूल है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन गलत है, सूक्ष्म और स्थूल। ये समझ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, संवर्धी यानी ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ, शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर। ये प्रश्न बहुत फेवरेट है रीट वालों का। ये 2 प्रश्न 3 विकास के सिद्धांतों में 3-4 सिद्धांत ढंग से पढ़ के जाइएगा। सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमी डिस्टल, जनरल टू स्पेसिफिक, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, लर्निंग एंड मैच्योरिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, वर्तुलाकार प्रक्रिया मतलब स्पाइरल प्रोसेस, ये 5-7 सिद्धांत है, वो ढंग से पढ़ जाना। यहाँ से 1% तो 100% आएगा ही आएगा, देखना। संवर्धी शरीर यानी ग्रोथ शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और बाद में दूर के अंगों की ओर बढ़ती है। ये सिद्धांत कौन सा है? सिर पदामीभूख सेफेलोकोडल। देखो ये तो होता है सिर से पैर की ओर। पहला सिद्धांत होता है कि बच्चे के विकास दिशा सिर से पैर की ओर होता है। छोटे बच्चों को कभी आप देखना सबसे पहले वो अपनी गर्दन उठाएगा, ठोडी उठाता है, ठीक है, फिर वो लास्ट में जाके अपने पैरों के बल पे चलता है। तो विकास की दिशा किस तरफ है? सिर से पैर। इसको सेफेलोकोडल, इसको लंबात्मक सिद्धांत, इसको मस्तकोधैमुखी सिद्धांत, कोई भी नाम चेंज कर देगा, बट ये समझ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमी डिस्टल प्रवृत्ति। प्रॉक्सिमी डिस्टल क्या होता है? अपना प्रॉक्सिमी डिस्टल क्या है? बच्चे का विकास कैसे है? ये बच्चा है, याद रखना, ये गोलू है अपना। क्लास वालों को पता, ऑफलाइन बच्चों वालों को पता है। ये जो गोलू है इसका सेंटर है अपनी नाभि। अपना जो सेंटर होता है अपनी पेट, अपनी नाभि है। आपकी नाभि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके शरीर का, पता हो। यदि आपकी नाभि में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में हिम्मत नहीं रहती। आप में से कई बच्चे कहते हैं गुरुजी ऊर्जा कौन रहे, हिम्मत कौन रहे, पढ़ना को मन करे लेकिन पढ़ियो कौन जा गुरुजी, करा के। पेट की प्रॉब्लम है तो जिंदगी में हर जगह प्रॉब्लम है। इसलिए आपने बूढ़ या पहले का टाइम पर नाभि का मायने लूनियों की लगाया करता। अब तो ये लड़की लड़का करो बोरो प्लस और 1+ करो, कौन सी क्रीम लगाओ, पहले लूनियों की लगाया करता। भी लूनिया की कोई चमत्कार हो, शरीर को अंग को नहीं फटा करते। नाभि चिकनी है तो थारी हर चीज बढ़िया रहती। तो नाभि का मायने क्यों गेड़ लिया करो, ठीक है ना। ए क्रीम कारीम लगाने की थाने कोई जरूरत को नहीं है, याद रखियो। सेंटर पॉइंट आपका ये है, ठीक है। तो ये सिद्धांत प्रोक्सिमी डिस्टल ये कहता है कि आपकी जो पेट है, सबसे पहले आपकी पेट की हड्डियों का विकास होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाद में आपके शरीर की अन्य हड्डियों का विकास होगा। बाद में क्या होगा? शरीर की अन्य हड्डियों का विकास, यानी विकास ग्रोथ जो है वो यहां से स्टार्ट होती है और बाद में नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाती है। तो सेंटर से स्टार्ट होकर बाहर की ओर जाती है, इसको अपन बोलते हैं प्रोक्सिमी डिस्टल। समझ गए? तो प्रोक्सिमी डिस्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामान्य से विशिष्ट मैंने पहले बता दिया। अंतर व्यक्ति की भिन्नता का मतलब है कि हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहां जो प्रश्न पूछा है वो क्या है? आंसर 2 नंबर। ये 13 प्रश्न बनाए थे मैंने। पूरी एनसीईआरटी के जितने कॉन्सेप्ट थे वो इसमें क्लियर हो गए। यदि कुछ बिंदु छूट भी गए होंगे वो सेकंड टेस्ट में इसमें से आ जाएंगे। मानव विकास सीडीपी आपका कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों टेस्टों के माध्यम से। अगले टेस्ट में वंशानुक्रम वातावरण पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो वो प्लस रीट के जितने भी आए प्रश्न, सीटेट के आए प्रश्न, उनको मिला के प्लस एनसीईआरटी में आपको करवा दूंगा। अगला टेस्ट आपका बुधवार को होगा, कोशिश करूंगा बुधवार को ही मैं हल करवा दूंगा। तो हर बच्चे को इससे जोड़िएगा जो बच्चा कोर्स नहीं ले पाता है, उसको लगता है कि साइकोलॉजी बहुत हार्ड है। उम्मीद करूंगा कि उसको मजा आएगा और सीडीपी में बहुत कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेगा। हर टॉपिक को बहुत बारीकी से अपन कर लें। ओके, थैंक यू। आप देख सकते हो सर क्वेश्चन 20 से 30 करो टेस्ट में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए 13 किया क्योंकि टाइम लगता है हल करवाने में, इसलिए अगली बार 2-3 प्रश्न और बढ़ा देंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता ना तो आप पहुंचाने का, क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न गलत नहीं है, सब पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न है। एनसीईआरटी कवर हो रही है, सबसे बड़ी बात है। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इससे जुड़े, मजा आए इसमें, अपन बहुत अच्छे से चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रीट आराम से हो जाएगी आपकी। सीडीपी को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू।